हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयांक। मैं हूं आपका मयांक। आज हम लोग टेस्ट 15 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। संविधान इन कर्तव्यों के प्रवर्तन के बारे में कुछ नहीं कहता है। अधिकारों का उपभोग कर्तव्यों के पालन पर निर्भर करता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पहले से नहीं थे, यानी मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। बाद में इनको 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 में सम्मिलित किया गया। जब ये संविधान में सम्मिलित किए गए थे तो उस समय इनकी संख्या 10 थी। बाद में इनकी संख्या 11 हो गई और इन्हें संविधान के भाग 4A के अंतर्गत आर्टिकल 51A में रखा गया है। 51A में इन्हें रखा गया है। वर्तमान में आपके 11 मूल कर्तव्य हैं, पहले 10 थे। जो आपका 11वां मूल कर्तव्य है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था उसके जरिए इसको ऐड किया गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इनको जोड़ा गया था और ये भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कर्तव्यों का पालन न करने पर दंड के प्रावधानों की भी सिफारिश की थी। हालांकि इसे संविधान में नहीं जोड़ा गया था। संविधान इन कर्तव्यों के प्रवर्तन के बारे में कुछ नहीं कहता है, यानी कि कह सकते हैं इन कर्तव्यों का कोई व्यक्ति अगर पालन नहीं कर रहा है तो संविधान उसको दंडित नहीं कर सकता है। आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करते हैं, आप इनको माने या ना माने। तीसरा वाला जो कथन है ये कथन सही नहीं है। संविधान कर्तव्यों की पूर्ति करने के आधार पर या शर्त पर अधिकारों का उपभोग करने का प्रावधान नहीं करता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन ये दर्शाता है कि मूल कर्तव्यों के समावेशन ने हमारे मूल अधिकारों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का सी, यानी केवल 1 और 2। दूसरा प्रश्न है आपका, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक निर्दिष्ट भाग में सीमित कर सकता है। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जारी कर सकता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा पूरे देश या उसके किसी एक भाग के संबंध में की जा सकती है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात के संचालन को भारत के एक निर्दिष्ट भाग में सीमित करने हेतु सक्षम बनाया है। यानी जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उससे ऐसा कर पाता है। राष्ट्रपति इस प्रकार से ये काम कर पाता है, या तो पूरे देश में लगा दे या फिर किसी एक पर्टिकुलर भाग में लगा दे। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जारी कर सकता है, ये गलत है। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के पश्चात ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपात की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति से हो सकती है, न कि मात्र प्रधानमंत्री की सलाह से। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर सेकंड का ए, केवल 1। तीसरा प्रश्न है आपका, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भारत का संविधान वित्त आयोग की संरचना का उपबंध करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसकी सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। संविधान का अनुच्छेद 280 भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन चक्र के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान करता है और यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन जो है ये आपका सही है। इस संविधान का जो अनुच्छेद 280 है ये आयोग की संरचना को निर्धारित करता है और यह उपबंध करता है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उनका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के आदेश के तहत निर्धारित होगा और वे पूर्व यानी पुनर्नियुक्त के लिए भी पात्र होंगे। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन इसके तहत सही है। सेकंड वाला कथन भी सही है। वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत
संसद द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताओं को निर्दिष्ट किया जाता है। अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष को लोक कार्यों में अनुभव प्राप्त होना चाहिए। अतः राज्य के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तीसरा वाला कथन ये भी सही है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है, यह भी मैंने बताया है, लेकिन इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी हैं और यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करे या फिर ना करे। तो यहाँ पर आपका इस हिसाब से तीसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही हैं, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर तीसरे का डी, यानी 1, 2 और 3। चौथा प्रश्न है आपका, भारत के समुद्र पारीय भारतीय नागरिक के कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। ओसीआई कार्ड भारत में दीर्घावधि वीजा मुक्त यात्रा और प्रवास प्रदान करते हैं। ओसीआई कार्ड धारक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा जैसे कि नीट और जेईई में उपस्थित होने के लिए पात्र हैं। ओसीआई कार्ड धारकों को 20 वर्ष की आयु में केवल एक बार अपने पुनः जारी दस्तावेज प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। देखिए आपका यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। समुद्र पारीय भारतीय नागरिक यानी ओसीआई कार्ड भारत में दीर्घावधि वीजा मुक्त यात्रा और प्रवास की सुविधा प्रदान करते हैं और विशेष रूप से कार्ड धारकों को प्राप्त होने वाले विशेषाधिकारों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। केवल ओसीआई कार्ड धारक को ही ये लाभ प्राप्त है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन भी यहाँ पर सही है। अभी हाल में नई अधिसूचना के अनुसार अब एक ओसीआई कार्ड धारक को अनुसंधान कार्य करने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। अधिसूचना में ओसीआई कार्ड धारकों को अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा जैसे कि मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए नीट, इंजीनियरिंग के लिए जेईई मेंस या एडवांस या किसी अन्य परीक्षण के लिए आवेदन करने की पात्रता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तीसरा वाला कथन ये भी आपका सही है। सरकार ने समुद्र पारीय भारतीय नागरिक कार्ड को बनाए रखने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब ओसीआई कार्ड धारकों को वर्तमान में आवश्यक कई बार के बजाय 20 वर्ष की आयु में केवल एक बार अपने पुनः जारी दस्तावेज प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है चौथे का सी, 1, 2 और 3। पांचवा प्रश्न है आपका, एक राज्य में अधिरोपित राष्ट्रपति शासन के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है राज्य की कार्यपालिका को बर्खास्त कर दिया जाता है। राष्ट्रपति राज्य हेतु विधियों का निर्माण करता है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। राष्ट्रपति शासन के संचालन के दौरान राज्य की कार्यपालिका को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य की विधायिका को निलंबित या भंग कर दिया जाता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये आपका गलत है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया जाता है तो संसद को उस राज्य से संबंधित राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और संसद द्वारा बनाई गई विधि राष्ट्रपति शासन के बाद भी संचालित रहती है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति राज्यों हेतु विधियों का निर्माण नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पांचवें का ए, केवल 1। छठवां प्रश्न है आपका, क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है क्षेत्रीय परिषदें संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित वैधानिक निकाय हैं। सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त रूप से एक पृथक क्षेत्रीय परिषद है। देखिए आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति संघ और राज्यों के बीच सहज समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन आपका इस हिसाब से सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये सही नहीं है। क्या बोला गया, सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त रूप से एक पृथक क्षेत्रीय परिषद है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित करता है और ये 5 क्षेत्र उत्तरी, पश्चिमी, केंद्रीय, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र हैं। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 से एक पृथक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का निर्माण करता है और अधिनियम के अनुसार
संघ शासित प्रदेशों के लिए अलग क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान नहीं है। जैसे कि आपके लिए चंडीगढ़, दिल्ली ये संघ राज्य क्षेत्र हैं, इनके लिए अलग से क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान नहीं है। यानी इनके लिए जो क्षेत्रीय परिषद है वो हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों के साथ इन्हें समाविष्ट कर दिया गया है। तो उस हिसाब से आपका सेकंड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला सही है, तो आपका सही आंसर है छठवें का ए, केवल एक। सातवां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। बेरूवारी यूनियन मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के प्रावधानों की व्याख्या का स्रोत है। LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। बेरूवारी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के महत्व को मान्यता दी है और सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया है कि प्रस्तावना से उन अनुच्छेदों की व्याख्या में सहायता ली जा सकती है जो अस्पष्ट हैं या जिनमें एक से अधिक अर्थ उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन इस हिसाब से सही है। आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनः व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका एक और दो दोनों ही कथन सही हैं, तो आपका सही आंसर है सातवें का सी, एक और दो दोनों। आठवां प्रश्न है आपका, जिला योजना समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह जिले में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करती है। राज्यपाल को ऐसी समितियों के गठन के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार है। 74वें संशोधन अधिनियम के अनुसार इसके कुल सदस्य संख्या में से कम 4/5 सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZD के प्रावधानों के अनुसार जिले में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने तथा मसौदा विकास योजना तैयार करने के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये आपका सही नहीं है। विभिन्न जिलों की जिला योजना समिति में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किए गए सदस्य शामिल होते हैं। तो यहां पर सेकंड वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन जो है ये बिल्कुल सही है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार इसके कुल सदस्य संख्या में से कम 4/5 सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। तो यहां पर आपका 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है यहां पर आपका 8वें का बी, केवल 1 और 3। 9वां प्रश्न है आपका, लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत भारत में लोकपाल की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। वे संस्थाएं जो सरकार द्वारा पूरी तरह से या आंशिक रूप से वित्तपोषित हैं तथा वे संस्थाएं जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हैं लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। लोकपाल के पास यह अधिकार है कि वह लोकपाल द्वारा प्रेषित मामलों में CBI पर अधीक्षण तथा दिशा निर्देश करे। लोकपाल स्वतंत्र भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है जिसे लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया है ताकि भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों की जांच और परीक्षण की जा सके। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं और उन्हीं मामलों में ये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच और परीक्षण करेगा। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही नहीं है। सरकार द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से वित्तपोषित संस्थानों को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया है, लेकिन सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों को इससे बाहर रखा गया है। तो सहायता प्राप्त संस्थान इसमें नहीं आते हैं। तो उस हिसाब से आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों के लिए CBI सहित किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी पर अधीक्षण एवं निर्देशन करने का अधिकार होगा। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर 9वें का बी, केवल सेकंड। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन में प्रस्तावक के रूप में कम से कम 100 निर्वाचक और अनुमोदक के रूप में 50 निर्वाचकों द्वारा सदस्यता ली जानी चाहिए। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 की जमानत राशि जमा करनी होगी। देखिए, पहला वाला कथन आपका सही नहीं है।
राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के नामांकन को प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 लोग, न कि 100, और अनुमोदक के रूप में 50 निर्वाचकों द्वारा सदस्यता ली जानी चाहिए। यानी 50 प्रस्तावक और 50 जो हैं अनुमोदक होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका उस हिसाब से पहला वाला कथन गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 100 प्रस्तावक लिखे हुए हैं, 100 नहीं चाहिए, 50 चाहिए और 50 ही अनुमोदक चाहिए। सेकंड वाला कथन आपका सही है। प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 की जमानत राशि जमा करनी होगी। यदि उम्मीदवार डाले गए मतों का छठा हिस्सा प्राप्त करने में विफल रहता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 10वें का भी केवल सेकंड। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष। राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन राष्ट्रपति की तरह वह नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11वें का ए, यानी राज्यपाल। 12वां प्रश्न है आपका, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? कैट अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोक सेवकों के सेवा संबंधी मामलों को देखता है। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा निर्धारित प्रक्रियाएं कैट के लिए प्रक्रियाओं से बाध्य हैं। कैट का मतलब है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत की गई थी, जो कि केंद्र या अन्य प्राधिकरणों के नियंत्रण में लोक सेवाओं एवं पदों के लिए नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों के समाधान के लिए स्थापित है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि कैट अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोक सेवकों के सेवा संबंधी मामलों को देखता है। सेकंड वाला कथन यहां पर गलत है। यहां पर नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 का जिक्र किया गया है और लिखा गया है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा निर्धारित प्रक्रियाएं कैट के लिए प्रक्रियाओं से बाध्य हैं। न्यायाधिकरण से संबंधित मामले प्राय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं और सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से ये बाध्य नहीं होते हैं। तो उस हिसाब से आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका 12 का ए। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को प्रक्रिया और कार्य हेतु अपने नियमों को लागू करने का अधिकार है, न कि नागरिक प्रक्रिया संहिता के नियमों को। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका 12 का ए। 13वां प्रश्न है आपका, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? पहला है, यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के परिणाम स्वरूप स्थापित की गई थी। समिति के पास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को समन जारी करने की शक्ति है। यह समिति वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत पहली बार स्थापित की गई थी। तब से यह इस अस्तित्व में है। और 1919 का जो अधिनियम था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा यह स्थापित की गई थी। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं, जिसमें 15 जो आते हैं लोकसभा से आते हैं, यानी 15 सदस्य जो हैं वो लोकसभा से हैं, और बाद बाकी जो 7 सदस्य हैं वो आपके राज्यसभा से इसमें आते हैं। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। वर्ष 2017 में लोक लेखा समिति ने प्रमुख नीतिगत निर्णय की जांच के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल को बुलाया। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन भी सही है कि समिति के पास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को समन जारी करने की शक्ति है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 13 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को वैधानिक अनुदान दिया जाता है। अनुच्छेद 271 के तहत संसद द्वारा लगाया जाने वाला अधिभार वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पर नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 275 यानी आर्टिकल 275, इसके तहत वैधानिक अनुदान राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। यानी आर्टिकल 275 के तहत आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन ये भी सही है। जीएसटी को इस अधिकार से छूट दी गई है, यानी यह अधिभार वस्तु एवं सेवा कर पर नहीं लगाया जा सकता। तो अनुच्छेद 271 के तहत संसद द्वारा लगाया जाने वाला अधिभार वस्तु एवं सेवा कर पर नहीं लगाया जा सकता है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो यहां पर सही आंसर है 14 का सी,
यानी 1 और 2 दोनों। 15वां प्रश्न है आपका, छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख इस अनुसूची के तहत किया गया है। संसद या राज्य विधायिका के कार्य इस अनुसूची के तहत स्थापित स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होते हैं। संविधान में छठी अनुसूची के तहत 4 पूर्वोत्तर के राज्यों जिनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं। तो इसमें आपका असम है, ठीक है, असम इसमें शामिल है। इसके अलावा इसमें मेघालय नहीं है यहाँ पर, असम के अलावा यहाँ पर मेघालय है। इसके अलावा इसमें त्रिपुरा है और मिजोरम है, मणिपुर इसमें नहीं है। उस हिसाब से आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। संसद या राज्य विधायकों के कार्य स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ ये लागू होते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 15 का बी, केवल सेकंड। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।